नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 155 सेंटेंस पर हम अभी तक पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं। 156वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, वो दूसरे शब्दों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, वो ग्रामर की स्ट्रक्चर को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और किस कंटेक्स्ट में किस ग्रामेटिकल पैटर्न को, अरेंजमेंट को फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है 156वां, ये एसएससी किरण पब्लिकेशन जो 2023 एडिशन है उसका 156वां सेंटेंस है। किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरे एडिशंस हैं, नया या पुराने वाले, तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 156वां सेंटेंस आपके सामने है, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप। गलती ढूंढने से पहले हम सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। हम पहले उसके सिंटैक्स को, उसके सिमेंटिक्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो क्या हैं, वो किन फंक्शन में है और किन पार्ट ऑफ स्पीच में है और दूसरे शब्दों को वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। देखिए पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है वाई। अब ये जो वाई वर्ड है ये एडवर्ब है, इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। और एडवर्ब इसको इसलिए कहा जाता है, या एडवर्ब रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब का रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो वाई वर्ड लगाया जाता है, यहाँ तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो पहला वर्ड ये वाई है, लेकिन अगर कहीं बीच में भी ये लगाया जाएगा तो ये लगाया जाएगा वर्ब के रीजन के बारे में पूछने के लिए। वर्ब या मतलब कोई एक्टिविटी, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी हो रही है या की गई है या कोई करने वाला है तो वो क्यों की जा रही है, क्यों करने वाला है कोई उसे, तो उस रीज़न को जानने के लिए इसको लगाया जाता है। चूंकि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है या बताता है तो इसलिए इसको एडवर्ब कहा जाता है। चूंकि वर्ब का रीज़न जानने के लिए पूछा जाता है कि ये वर्ब एग्जिस्टेंस में आई तो क्यों आई, तो उसी लिए इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब रीजन है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, आपको दिख ही रहा होगा इंटेरोगेटिव मार्क्स लास्ट में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क आपके। तो WHO वर्ड से हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात हो गई वाई के बारे में। आगे चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने प्रोनाउन। अब एक बार मैं आपको बता दूं कि जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होती है ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी जाती है। इन्वर्टेड फॉर्म से मेरा मतलब है उल्टी फॉर्म, इन्वर्जन कहते हैं इन्हें, इन्वर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्ट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है उल्टी फॉर्म। उल्टे से मेरा मतलब है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब आएगी। असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव के सारे सेंटेंस में चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी है तो वो लिखते हैं, फिर मेन वर्ब आनी है तो वो लिखते हैं, फिर बाकी डेकोरेटिव चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में जो कि हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब को लिखते हैं और फिर बाकी डेकोरेटिव चीज़ें आ जाती हैं। और अगर कोई WHO वर्ड है तो वो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, WH वर्ड। ठीक है, ये होती है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो कि हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में या इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर WH वर्ड शुरू में लिखा हुआ है तो दे जो प्रोनाउन है, देखिए सब्जेक्ट ही होगा यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का तो कोई इसका यहाँ पर स्कोप नहीं है। ये कहा जाता है, ये होता है, ऐसा है कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में ही रह सकते हैं। तो अगर ये प्रोनाउन है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है किसी का। कॉम्प्लीमेंट तो ये हो भी नहीं सकता क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता। प्रोनाउन के तो अपने अलग केसेस होते हैं भैया, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो। और दूसरी बात, पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं।
उनका फंक्शन ही ऐसा है, उनका काम ही ऐसा है। तो इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगी है, फिर ये ऑब्जेक्ट बने तो किसका बने? इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। अब इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा भैया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और आपने क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दिया है सेंटेंस के, तो आपको इन्वर्ट फॉर्म, इन्वर्ट स्ट्रक्चर यूज करनी है, सेंटेंस को इन्वर्ट कर देना है। आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डिडंट। एक्चुअली में डिडंट जो है डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब तो डिड है, तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए पहले डिड, यहाँ पर आ जाना चाहिए वाई डिड, उसके बाद दे आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आना चाहिए नॉट, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है और एडवर्ब को लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले, और मेन वर्ब है हमारी टर्न अप। अभी मैं बताऊंगा कि टर्न अप क्या है, टर्न अप का मीनिंग क्या है। अभी पहले आप इतना समझिए, जो गलती यहाँ पर की गई है वो ये है कि डिडंट को यहाँ पर लिखा गया है। अब डिडंट को लिखा जाना चाहिए था यहाँ पर शुरू में, है ना, और उसमें भी डिडंट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिड नॉट की। डिडंट जो है डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो केवल ये है, ये तो नोट तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब को तो मेन वर्ब से पहले लिखा जाना चाहिए। अब आपके पास दो स्ट्रक्चर हो गई, दो सिचुएशन आपके पास हो गई कि केवल और केवल डिड को सब्जेक्ट से पहले लाया जाए, या डिडंट पूरा डिडंट उठाकर एडवर्ब को भी साथ में उठाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को ही उठाकर सब्जेक्ट से पहले लाया जाए, है ना, और फिर उसके बाद टर्न वर्ब। ये आपके सामने दो सिचुएशन हो गई जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम्स में। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लिख देता है, दे हैव पेड द फीस। ठीक है, ये आपके सामने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर भी इसकी सीधी सीधी सिंपल लिखी हुई है। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और यहाँ पर मेन वर्ब लगी हुई है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो आप नोट को कहाँ लिखते हैं? नोट को आप यहाँ लगाते हैं या यहाँ लगाते हैं? ऑब्वियसली आप किसी से ही पूछोगे, 8वीं क्लास के बच्चे से ही, वो भी यही कहेगा कि सर नोट को हैव के बाद लगाते हैं। एक्चुअली में जो नोट है, ये जो नोट वर्ड है, ये एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब की पोजीशन हैव के बाद नहीं है, पेड से पहले है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नोट को हमने हैव के बाद नहीं लगाया है, नोट को हमने पेड के पहले लगाया है। दोनों ही बातों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस का पता आपको तब चलेगा जब आप इसको इंटेरोगेटिव करें, जब आप इसकी स्ट्रक्चर को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में बदलें तब तो आपको इस बात का पता चलेगा। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में इसी सेंटेंस को लिखें तो क्या लिखेंगे? हैव दे नॉट पेड द फीस। ये हो गया क्वेश्चन मार्क आपका। अब देखिए, आप सेंटेंस को अगर नोट हैव के बाद लिखा होता तो वो हैव के बाद यहाँ पर नहीं लिखा जाता। जब हमने इंटेरोगेटिव किया स्ट्रक्चर को और हैव हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले गए, सेंटेंस को हमने हैव से स्टार्ट किया और सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन फॉर्म का यूज़ किया, तो हमने नोट को अभी भी यहीं पर लगाया। चूँकि नोट एक एडवर्ब है और एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मेन वर्ब आपका और नोट हो गया एक एडवर्ब। तो अब ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि नोट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, या नोट को लिखते समय हमें हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान नहीं देना होता, हमें ध्यान देना होता है कि हमारी मेन वर्ब कहाँ है। जहाँ भी मेन वर्ब होगी उससे पहले नोट लगा देंगे।
अब चूंकि स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उससे पहले हैव आ जाता है, तो ये अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट कि नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। लेकिन अगर वाकई में नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाना होता, तो जब हमने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को या इन्वर्टेड फॉर्म को लिखा तो नोट को इस हैव के बाद नहीं लिख देना चाहिए था। जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नोट को यहीं पेड से पहले लिखते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि नोट को लिखते वक्त मेन वर्ब पर ध्यान दें और उसको मेन वर्ब से पहले लगाएं, ना कि उसको हेल्पिंग वर्ब से बाद में। हेल्पिंग वर्ब से बाद में लगाने वाले कॉन्सेप्ट को या उस रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर गलती कर देंगे, और ऐसा है भी नहीं। नोट एक एडवर्ब है, फिर आपको बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि नोट एक एडवर्ब है और उसको मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। अब इसको मैं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से भी लिखना चाहूँ, वाई हैव दे नोट पेड द फीस, तो अभी देखिए मैंने WH वर्ड का यूज़ किया, वही एडवर्ब ऑफ रीजन लगाया, उसके बाद मैंने इन्वर्ट फॉर्म को लिखा, इन्वर्ट स्ट्रक्चर को लिखा, इन्वर्जन में सेंटेंस को लिखा। तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर उसके बाद मैंने लगाया अपना सब्जेक्ट, और फिर हमारा आ रहा है मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ है ये एडवर्ब। ठीक है, तो हम नोट को मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना होता तो इन दोनों ही सेंटेंस में नोट की पोजीशन सब्जेक्ट से पहले हो जाती, जो कि नहीं होती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और 2-4 सेंटेंस ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, सी प्लेज फुटबॉल। सिंपल सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, सी प्लेज फुटबॉल। अब अगर इसको आपको नेगेटिव करना है तो आप क्या करेंगे, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये आप कर देंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, सी डजंट प्ले फुटबॉल। ये डजंट जो है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये लिखने का, बोलने का तरीका है, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब सिकड़ी हुई फॉर्म, छोटी फॉर्म। तो डज नॉट को क्या लिख दिया, डजंट लिख दिया। दोनों ही सेंटेंस का बिल्कुल एक ही मीनिंग है, एक ही कंटेक्स्ट है, एक ही स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज सिमिलर। ठीक है, एक ही बात बोल रहे हैं आप दोनों सेंटेंस के द्वारा, बस ये लिखने और बोलने का तरीका है कि हम नोट को, नोट एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका के इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को लिख देते हैं। अब अगर मैं इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, डज शी प्ले फुटबॉल। ये एक इंटेरोगेशन हो गया, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। ये एक जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ये किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, डज सी प्ले फुटबॉल, डज सी नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए, नोट को अगर मैंने एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर भी मैंने उसको मेन वर्ब से पहले लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस क्योंकि इन्वर्टेड फॉर्म थी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आई, और मेन वर्ब से पहले नोट एडवर्ब लगा है, और जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन ही है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल ही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, डज नॉट शी प्ले फुटबॉल, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दो चीज़ों से, दो वजह है इसके गलत होने की। पहली बात तो ये जो नॉट है इसकी पोजीशन होनी चाहिए थी प्ले से पहले, क्योंकि प्ले आपका वर्ब है और नॉट एडवर्ब होना चाहिए था। और दूसरी वजह यह है कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा रिलेट कर रहा है इस प्ले से। भाई जब प्ले, क्वेश्चन तो हमारा इस प्ले के बारे में ही है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी लिसनर से वो तो प्ले के बारे में है।
तो अगर हमें नेगेटिविटी दिखानी है तो इसी की दिखानी है, सब्जेक्ट की तो नेगेटिविटी दिखानी नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट से पहले क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बहुत पुराना हो गया। अगर कहीं यूज़ भी होता होगा तो अब ये यूज़ मत करना, ये कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए नोट इससे पहले, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, वो ये है कि जैसे मैंने लिखा सी डजंट प्ले फुटबॉल, अभी थोड़ी देर पहले ये सेंटेंस लिखा था यहाँ पर आपके सामने, ये तीसरा सेंटेंस यही था, सी डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है और दोनों ही सेंटेंस सेम है, सिमिलर है। लेकिन इसको अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में बदलोगे तो क्या लिखोगे आप? डज सी नॉट प्ले फुटबॉल, ये लिखोगे आप। फिर तो इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी यही होनी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, यही होनी चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर हमने पूरा डजंट ही बाहर ले आए, तो हम पूरे डजंट को ही पहले ले आए, तो ये स्ट्रक्चर कब यूज की जा सकती है? क्या इसके सही होने की संभावना है? भाई ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, अभी मैंने आपको बता दिया। दोबारा लिख देता हूं सेंटेंस को, आपके सामने बोर्ड पर रहेगा। डज नॉट शी प्ले फुटबॉल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। थोड़ी देर पहले ये अभी यही तो बताया था मैंने आपको यहाँ पर, डज नॉट सी प्ले फुटबॉल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। नोट को अगर लिखना है तो वो एडवर्ब है, उसको मेन वर्ब से पहले लिखो, चाहे नेगेटिव स्ट्रक्चर में हो चाहे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हो। बिल्कुल एकदम मान्य बात है, हर ग्रामरियन इससे एग्री करेगा। लेकिन क्या हो अगर हमने इस डजंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ही पहले लिख दिया, तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर भी वैलिड मानी जाती है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है। देखिए, जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, अगर वो क्वेश्चन पूछने के लिए केवल और केवल इंटेरोगेट करने के लिए पूछी गई है, तो उसमें नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल और केवल इंटेरोगेट कर रहे हो तो आप सीधे इंटेरोगेट कर दो, डज सी प्ले फुटबॉल। अगर आप क्वेश्चन ही पूछना चाह रहे हैं, केवल और केवल क्वेश्चन पूछना ही आपका औचित्य है, आपका उद्देश्य है, आपका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल क्वेश्चन पूछना ही है, तो आप सीधे इतना बोल दो, डज सी प्ले फुटबॉल। लेकिन आप इसमें नोट जोड़कर इसके एक और एस्पेक्ट को या एक और डोमेन को खोल देते हैं, और वो ये कि जब आपने इसमें नोट लगा दिया तो कहीं आप क्वेश्चन पूछने के साथ साथ कन्फर्मेशन भी नहीं चाह रहे हैं। कई बार हम क्वेश्चन के साथ नेगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं, हम कंफर्मेशन जानने के लिए कि जो भी लिसनर है वो कंफर्मेशन दे हमें इस चीज़ की। ठीक है, अब जैसे इस सेंटेंस को देखिए, डजंट सी प्ले फुटबॉल, ये केवल और केवल एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन के साथ साथ इस एस्पेक्ट के साथ, इस फीचर के साथ बोला गया है, या इस पर्सपेक्टिव के साथ बोला गया है कि जो सुनने वाला है वो कंफर्मेशन दे। कंफर्मेशन मांगने के लिए, लिसनर की कंफर्मेशन मांगने के लिए ये पूछा गया, डजंट सी प्ले फुटबॉल। डजंट सी प्ले फुटबॉल मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कंफर्मेशन दे, तो केवल और केवल इंटेरोगेट करने के लिए नहीं, उसकी कंफर्मेशन मांगने के लिए इस तरह से नेगेटिव वर्ड को क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन के साथ किसी ऐसी स्ट्रक्चर को देखें कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है पूरी की पूरी उठाकर फ्रंट पे लाई गई है, सामने लाई गई है, पहला वर्ड बना दिया गया है, तो पॉसिबली, मोस्ट पॉसिबली वो केवल और केवल इंटेरोगेटिव नहीं, वो एक कन्फर्मेशन भी होगा। भाई क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कन्फर्मेशन के पर्सपेक्टिव के साथ। आपका दृष्टिकोण है कि आप उससे कन्फर्मेशन ले कि हाँ वाकई में ऐसा है। डजंट सी प्ले फुटबॉल, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, वो ऐसा नहीं करती है क्या? ये कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इस कंफर्मेशन को जानने के लिए भी इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। उस सिचुएशन में आप डजंट यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, डज नोट तो तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट लगा रहे हैं और आपने उसको एक क्लियर एडवर्ब बनाया हुआ है, तो आप उसको मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर उस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है जब आप
क्वेश्चन को कंफर्मेशन जानने के लिए पूछ रहे हैं। आपको देखिए, आपको पता है कि वो फुटबॉल खेलती है, लेकिन आपने पूछा उसका कंफर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पर कुछ मीनिंग ऐसा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये सही भी हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल है? वाई डिडेंट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में डिडेंट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को पूरा का पूरा उठा के लाया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ये ऐसे भी सही हो जाएगी। आप इसकी जगह लिखें वाई डिड दे नॉट टर्न अप, अभी भी सही है, ठीक है। ये आ गई आपकी मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, और ये लग गया इससे पहले एड वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया WH वर्ड। अगर आप इस तरह से लिखते हैं वाई डिडेंट दे टर्न अप, तो भी ये सही हो जाएगा। बस यहां पर थोड़ा सा मीनिंग में, कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन तो यहाँ भी पूछा जा रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। वाई डिडेंट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप। अब देखिए, टर्न अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू अराइव और अपीयर समवेयर अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर अराइव या अपीयर हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली। और ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी नहीं। तो इसने भी ऑब्जेक्ट अपने बाद नहीं लिया है। आ क्या रहा है, प्रीपोजिशन आ रही है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है टू द वर्कशॉप। वर्कशॉप हो गया नाउन और द हो गया डिटर्मिनर, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस ही तो रिफर कर रही है, और किसका प्लेस रिफर कर रही है, वर्ब का प्लेस रिफर कर रही है। अगर वर्ब का प्लेस रिफर कर रही है तो एडवर्ब प्लेस। अगर वर्ब के बारे में मॉडिफिकेशन दे रही है, वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रही है तो एडवर्ब, और चूंकि वर्ब का प्लेस बता रही है तो उसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब प्लेस। ये हो गया आपका 156। वी आर लिविंग फॉर केरला टूडे, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक प्रोनाउन, यहाँ पर ये प्रोनाउन लिखा हुआ है। जैसे ही प्रोनाउन आपके सामने आता है, आपके दिमाग में फिर से वही बातें आनी चाहिए कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तीन ही संभावना है इसके किसी भी फंक्शन में होने की, यानी कि प्रोनाउन तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, लेकिन या तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो सकता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में तब होगा जब इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी हो, क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, और ये कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट होते हैं उस सब्जेक्ट के। लिंकिंग वर्ब तो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आती हैं। जैसे मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने यहां पर लिखा सी इज पुअर, तो यहां पर ये जो वर्ब है मेन वर्ब ही आप इसे कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कह नहीं सकते। हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती, कोई और मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये हेल्पिंग नेचर की नहीं हुई, फिर ये खुद मेन वर्ब हुई। अब ये मेन वर्ब है तो किस नेचर की है, लिंकिंग नेचर की है। लिंकिंग नेचर की वर्ब किसी एक्टिविटी को रिफर नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो पूरा करता हो सब्जेक्ट के मीनिंग को, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आती हैं। तो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट कहोगे तो यहाँ इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पुअर से पहले इज लिखी है, ठीक है। तो यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इसको वी को कहोगे तो पहली बात तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानोगे या ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के इसके चांसेस को देखोगे तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था अगर ऑब्जेक्ट होता तो। और दूसरी बात, पूरी इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आते हैं और कहीं नहीं आते, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद नाउन प्रोनाउन को लेती हैं, अपने ऑब्जेक्ट को लेती हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। प्रीपोजिशन भी इसलिए लगाई जाती हैं ताकि वो किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ सके।
तो प्रीपोजिशन जिस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ती हैं उन्हें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट मानना है तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं लिखी, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो ये निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट है। अब ये तय हो गया सब्जेक्ट है, तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए आर लगी है, आर जो है ना बी की फॉर्म है। अब ये आर या बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, हमें नहीं पता अभी ये क्या है। हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो मेन वर्ब के साथ लिख के आई होगी, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं, इसीलिए वो मेन वर्ब के साथ लिख के आती हैं। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? वो टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, और मेन वर्ब के साथ लिख के आती हैं। जब वो खुद मेन वर्ब होती है तो सिंगल आ जाती है, जैसे ये आ गई। तो यहाँ पर तो मेन वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, तो इसको तो आप हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर करोगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है, प्रेजेंट का पता चला हमें आर से, आर को देखकर, और कंटिन्यूअस स्टेट का पता चला हमें इस वर्ब की आईएनजी को देखकर। देखियो, मैंने अभी आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। और इस बात का सबूत ये दे रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर हाथ रख लेता और आपको ना पता होता यहाँ पर आर लिखा है, तो आप इस सेंटेंस का टेंस बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। तो आप इस सेंटेंस का टेंस या इस वर्ब का टेंस तभी बता पाए जब आप आर को देख पाए। आर को ऑब्जर्व करके ही आपने कहा कि ये तो प्रेजेंट में है। अगर आर की जगह वर्ब लिखा होता तो आप कह देते तो पास्ट में है। इट मीन्स आपको टेंस का पता किससे चला? हेल्पिंग वर्ब को देखकर। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब ही है जो टेंस को एक्सप्रेस कर रही है, या टेंस को एक्सप्रेस करने में इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंटिन्यूअस में है, इसकी स्टेट चेंज कर दो, ये कंटिन्यूअस में है तो इसकी स्टेट चेंज कर इसको परफेक्ट में कर दो, तो आप क्या कर दोगे? वी हैव लेफ्ट। मैंने आपसे कहा कि इसकी स्टेट चेंज कर दो, इस वर्ब की स्टेट चेंज कर दो, परफेक्ट में कर दो, कंटिन्यूअस में से परफेक्ट में ले जाओ। आपने क्या किया? आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। हालांकि मेन वर्ब भी चेंज की है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज की ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं स्टेट चेंज कर दो, टेंस चेंज कर दो, तो आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दे रहे हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ही है जो टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हेल्पिंग कहा जाता है। अब ये जब हेल्पिंग नेचर की होगी तो मेन वर्ब की हेल्प कर रही होगी, मतलब मेन वर्ब के साथ आई होगी, और आ भी रही है। अब यहां पर देख लेते हैं, अब ये मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो है आपके सामने लिंकिंग नेचर की भी हो सकती है और एक्शन नेचर की भी हो सकती है। देखिए, मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये जो मेन वर्ब लगी हुई है लिंकिंग नेचर की है, क्योंकि ये किसी एक्टिविटी को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रही है। यहां पर पुअर की जगह में आर टीचर भी लिख दूं तो भी क्या ये किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर पाएगी? नहीं। यहां पर क्या कोई एक्शन हो रहा है? क्या सी ने कोई एक्टिविटी, कोई टास्क परफॉर्म किया है? क्या सी ने कोई काम यहां पर किया है? हो सकता है सी वहां पर हो ही ना, हो सकता है सी अपने घर गई हो सकता है सी सो रही हो। तो सी ने जब कोई एक्टिविटी, कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया है, तो इट मीन्स इज को आप एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब नहीं कह सकते। और जब इज एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं है या कोई वो एक्शन वर्ब नहीं है, ये केवल और केवल लिंक करने के लिए आई है। लेकिन है तो ये मेन वर्ब ही, क्योंकि एक सिंगल इकलौती वर्ब है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बाकी सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच, मेन वर्ब को छोड़कर या वर्ब को छोड़कर बाकी सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस से अब्सेंट रह सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब का जरूरी है सेंटेंस में होना। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेन वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, किसी मेन वर्ब को देखकर दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि यार ये लिंकिंग नेचर की होगी या एक्शन नेचर की वर्ब होगी। अगर एक्शन नेचर की वर्ब होगी तो निश्चित तौर पर किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लिंकिंग नेचर की होगी तो केवल और केवल लिंक करने के लिए आई होगी। और भी काफ़ी सारी लिंकिंग वर्ब मैंने लिखवाई हैं, लेक्चर भी मैंने दे रखा है। वर्ब प्लेलिस्ट के वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड लेक्चर्स का हाईली रिकमेंडेड है, जरूर देख लें।
तो यहाँ पर तो ये तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। अब एक्शन नेचर की वर्ब है तो एक्शन नेचर की वर्ब भी ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट इसलिए लेती हैं क्योंकि उनके मीनिंग में कुछ एक ऐसा इफेक्ट है जिस इफेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करने की जरूरत है, और अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को लेती है। और ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये लिविंग ट्रांजिटिवली यूज हो रही है या इंट्रांजिटिवली? देखिए, ट्रांजिटिवली अगर यूज होती तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता। लिखा है क्या? नहीं लिखा। आगे क्या लिखा है? फॉर प्रीपोजिशन, और केरला हो रहा है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ट्रांजिटिवली तो ये यूज हो नहीं रही, इनट्रांजिटिवली यूज हो रही है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। देखिए, जो लीव वर्ब है वो ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, इनट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है। जैसे मैं यहां पर सेंटेंस में यहां पर लिखूं, मैंने लिखा दे लेफ्ट द सिटी बिफोर सनराइज। अब यहां पर जो लेफ्ट है लीव की सेकंड फॉर्म तो है, सेकंड फॉर्म है। यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन फ्रेज है। मैं ऐसे लिख दूं, दे लेफ्ट विदाउट टेकिंग लंच। अब क्या है? लेफ्ट इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ये विदाउट तो प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड बनकर। इस सेंटेंस को भी लिख सकता था मैं ऐसे ही, चाहता तो, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं ऐसे लिख सकता था, दे लेफ्ट बिफोर सनराइज। ये भी सही है। तो ये जो लीव है ये ऐसे नेचर की वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। और केवल लीव ही नहीं, ऐसी आपको बहुत सारी वर्ब मिलेंगी जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ट्रांजिटिव हो सकती हैं और अपने बाद ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लेंगी, लेकिन किसी दूसरे मीनिंग में वो इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन को नहीं लेंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मीनिंग में वर्ब ट्रांजिटिव भी हो रही है और इनट्रांजिटिव भी हो रही है। यहां पर देखिए, लीव का मीनिंग चेंज थोड़ी हुआ, लेकिन उसका फंक्शन चेंज हो गया। यहां पर वो ट्रांजिटिव भी है और यहां पर वो इनट्रांजिटिव हो रही है इन दोनों सेंटेंस में। तो ऐसा वर्ब के मीनिंग और फंक्शन के आधार पर हो सकता है कि वर्ब एक ही मीनिंग में या अलग अलग मीनिंग में ट्रांजिटिव भी हो पाएगी और इनट्रांजिटिव भी हो पाएगी। और ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। इस पर भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप जरूर देख लें। डिटेल में मैंने काफ़ी सारी वर्ब्स को काफ़ी सारे एग्जाम्पल में, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मीनिंग को कन्वे करने के लिए उनको बताया है कि वो किस तरह से यूज़ होती हैं, किस सिचुएशन में वो सही है, कहाँ वो गलत है। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब बना है ये पोर्टमैंटो है। पोर्टमैंटो का मतलब दो शब्दों से मिलकर बनने वाला एक शब्द। एम्बीवैलेंट से बना है एम्बी। एम्बीवैलेंट आपने पढ़ा होगा जब प्रीवियस ईयर की वोकैब का रट्टा मारा होगा। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है अनसर्टेन। तो एम्बीवैलेंट का एम्बी ले लिया और ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव ले लिया, ट्रांजिटिव वर्ब का ट्रांजिटिव ले लिया। तो एम्बी ट्रांजिटिव मतलब जिसका ट्रांजिटिव होना अनसर्टेन हो। सिचुएशन और कंटेक्स्ट और मीनिंग के हिसाब से ट्रांजिटिव हो भी सकती हो और ना भी हो सकती हो। ऐसी वर्ब्स को एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ये जो लीव है हमारी इसी नेचर की वर्ब है और ऐसी आपको काफ़ी सारी वर्ब मिलेंगी। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा उसके बाद, सही है सेंटेंस। फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है केरला। अब देखिए, जो फोर प्रीपोजिशन है, ये जो प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं कि किस वर्ड को किस वर्ड से जोड़ रहे हो। देखिए, मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, किस आधार पर मैंने इसको प्रीपोजिशन कह दिया। पहली बात तो ये सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए कि सर आप होते कौन हो इसको प्रीपोजिशन कहने वाले, और बिल्कुल सही सवाल है ये। देखिए, किसी भी वर्ड को प्रीपोजिशन तब कहा जा सकता है जब उसका फंक्शन प्रीपोजिशन का हो।
तो अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन। तो प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है, प्रीपोजिशन लिखे जाते हैं, लगाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सेंटेंस में अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो यहाँ ये जो फोर को मैं प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, ये इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि फोर लगाया गया है केरला को सेंटेंस में जोड़ने के लिए। और किस भाग से जोड़ रहा है? ये लिविंग से जोड़ रहा है। एक्चुअली में ये जो लिविंग है, ये जो एक्टिविटी है, इसका पर्पस बता रहा है। जो जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ये यूँ कहिए कि जितने भी वर्ड होते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। तो ये जो फोर वर्ड है, फोर प्रीपोजिशन है, ये लगाया जाता है पर्पस को रिफर करने के लिए। उनके लीव करने का पर्पस क्या है, उनके लीव करने का रीज़न क्या है, पर्पस लिख दूं या मैं रीज़न लिख दूं, दोनों एक ही बात है, सिमिलर है। तो लीव करने का पर्पस या रीज़न क्या है? केरला। ठीक है, तो फोर प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी पर्पस को रिफर करने के लिए। जब कोई नाउन या प्रोनाउन पर्पस हो किसी वर्ब का, किसी एक्टिविटी का, तो उस पर्पस को जोड़ने के लिए या उस नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हमने प्रीपोजिशन लगाया। जो वर्ड उस पर्पस को या उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ रहा है, इस लीव से जोड़ रहा है, उसको हमने प्रीपोजिशन कह दिया। हमने फंक्शन देखना है, हमने शब्दों का, वर्ड्स का हमने फंक्शन देखना है और फंक्शन के आधार पर तय करना है कि ये प्रीपोजिशन होगा या क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। जिस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ते हैं ये प्रीपोजिशन, उसी नाउन प्रोनाउन को कह दिया जाता है उनका ऑब्जेक्ट। टुडे लगा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से प्रेजेंट हो गया। सही है, 157 सेंटेंस, नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 158 हैरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। इस सेंटेंस में भी काफ़ी कुछ है बताने के लिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये जो हैरी है ये तो एक नाउन है। अब जैसे ही आपके सामने सेंटेंस में नाउन आता है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और ये आना चाहिए दिमाग में कि अगर ये नाउन है तो या तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होगा। हैरी अगर नाउन है तो या तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होगा। अब अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअली में भैया लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वो। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पर मैंने यहां पर लिखा ही इज हैरी, या मैंने लिखा ही सीम्स एंग्री। यहां पर कॉम्प्लीमेंट बनाकर मैंने लिखा नाउन को, यहां पर कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिखा मैंने एक एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। जब अभी कोई लिंकिंग वर्ब आएगी किसी सेंटेंस में हमारे सामने तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतनी बात समझिए कि ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखे गए हैं यहाँ पर, चाहे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए या कोई एडजेक्टिव लिखा जाए, क्या वो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है? नहीं, वो इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब तो केवल लिंक करने के लिए आई है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। अब ये कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब होता है पूरक। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। अब पूरक का मतलब है जो पूरा करता हो। क्या पूरा करता हो? मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। ये जो हैरी बोला गया है ये ही के बारे में तो बोला गया है, ये जो एंग्री बोला गया है ये ही के बारे में तो बोला गया है। तो ये जो एंग्री वर्ड जिसके लिए लगाया गया है, ये जो एंग्री एडजेक्टिव जिसके लिए लगाया गया है वो ही तो है, वो ये सब्जेक्ट ही तो है। तो यहाँ पर जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है वो इस सब्जेक्ट का होता है। लिंकिंग वर्ब तो केवल और केवल उसको लिंक कर रही होती है। हर लिंकिंग वर्ब का एक मीनिंग होता है, फंक्शन सबका एक ही है कि ये लिंक कर रही हैं, बस उस मीनिंग को कन्वे करते हुए लिंक करती हैं। ठीक है, जैसे ये इस क्या है, बी है, सीम, तो हर इनका जो है मीनिंग, काफ़ी सारी लिंकिंग वर्ब मैंने बताई हुई हैं, पिछले सेशंस में भी बताता रहा हूँ। एक बार मैं फटाक से आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो,
फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, स्टैंड, लाई। फॉल भी हो सकती है शायद लिंकिंग वर्ब, ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है लाई और फॉल को। तो ये जो है लिंकिंग वर्ब है, तो इनके मीनिंग सबके अलग अलग हैं, और इनमें से कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो एक्शन नेचर की भी हो सकती हैं। लिंकिंग तो है ही, एक्शन नेचर की भी हो सकती हैं, जैसे गो, ग्रो, ठीक है, ये एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंसेस में ये लिंकिंग भी हो सकती हैं, दूसरे कंटेक्स्ट में ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं, किसी कंटेक्स्ट में ये एक्शन वर्ब भी हो जाएंगी, किसी कंटेक्स्ट में लिंकिंग भी हो जाएंगी। इन सब पर मैंने डिटेल में बात की हुई है, जरा वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट को खोल कर देखें, आज ही सारे लेक्चर मैंने यहाँ पर तैयार करके डाले हुए हैं वर्ब चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के नहीं होते, सब्जेक्ट के होते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड को, किसी नाउन या प्रोनाउन को या किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी तो होनी चाहिए। क्या इससे पहले हैरी से पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी है? नहीं लिखी, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट ये तभी होगा जब ट्रांजिटिव वर्ब इससे पहले लिखी हो या प्रीपोजिशन इससे पहले लिखा हो। सिर्फ उन्हीं दो संभावनाओं में ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि या तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता, जैसे मैंने लिखा आई वॉश्ड हैरी, ये क्या है? एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो या तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती या प्रीपोजिशन लगी होती तो ये ऑब्जेक्ट होता, वो भी नहीं लगी है, पहले ही वर्ड है तो फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। अच्छा, जब मैं इतना समझा रहा होता हूँ डिटेल में तो स्टूडेंट मुझसे कह देते हैं सर सीधे सीधे कह दो हैरी नाउन है, असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। वो बात भी उनकी सही है, लेकिन हमने फंक्शन भी देखने हैं, हमें वर्ड के फंक्शंस भी देखने हैं और फंक्शन के आधार पर ही तय करना है कि कौन वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन और ये हो गया सब्जेक्ट। आगे लिखिए वर्ब लॉस्ट। लॉस्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो लॉस्ट है ये देखिए मेन वर्ब है और मेन वर्ब में भी ये एक्शन नेचर की वर्ब है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लिंकिंग तो ये है नहीं। अब एक्शन नेचर की वर्ब है तो उसमें भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि जब लॉस्ट करोगे तो कोई चीज़ तो होगी जो लॉस्ट करोगे, तो वही चीज़ इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखा है ये 100 रुपी नोट, हैरी लॉस्ट 100 रुपी नोट। ये जो पूरी की पूरी फ्रेज आपके सामने लिखी है, नाउन फ्रेज, ये जो लॉस्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट ही तो लिखी है। क्या लॉस्ट किया? 100 रुपीज़ नोट। अब नोट हो गया यहाँ पर नाउन और 100 रुपी हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव और आ हो गया आर्टिकल, क्योंकि एक नोट की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो आर्टिकल है डिटर्मिनरी होते हैं सारे के सारे, ए एंड द आर्टिकल डिटर्मिनरी होते हैं और डिटर्मिनर आते हैं नाउन के लिए। तो ये जो अ है ये आया है इस नोट के लिए, 100 रुपये एडजेक्टिव हो रहा है। तो गलती तो इसमें यहाँ हो गई, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते भैया, प्लूरल बनाते हैं नाउन का। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं गर्ल, तो प्लूरल कर दोगे आप गर्ल्स। मैं आपके सामने लिखूं पुअर गर्ल, तो आप इसका प्लूरल करोगे तो क्या करोगे? पुअर गर्ल्स करोगे ना। या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पुअर्स गर्ल कर देगा, ये कर दोगे क्या? नहीं हो पाएगा ना। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। एक्चुअली में सिंगुलर या प्लूरल हम क्यों करते हैं? जब हम यूनिट्स को, जब हम ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग या पर्सन को जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करते समय जो मोर देन वन हो उसको प्लूरल कह देते हैं, जो वन हो उसको सिंगुलर कह देते हैं, सिंगल है। काउंट तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स को ही किया जा सकता है। पेन एक ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है, आप इसको काउंट कर सकते हो। मेरे कपड़े आपको दिख रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है, आप उनको काउंट कर सकते हो। तो काउंट तो एक ऐसी चीज को किया जा सकता है जो कि एक ऑब्जेक्ट हो या कोई नाउन हो, उसका कोई नाम हो। अब ये जो पुअर है ये तो क्वालिटी को बताते हैं, वो भी नाउन की।
क्वालिटी को काउंट कर सकते हो क्या आप? ये एक पुअर है, ये 4 पुअर है। ज़्यादा गरीब है उसको 4 पुअर कह दोगे क्या आप? नहीं ना, क्वालिटी को तो काउंट नहीं किया जा सकता ना। तो जब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो जब काउंटेबल ही नहीं है, तो उनमें सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब है? इसीलिए एडजेक्टिव्स में ये वाला एट्रीब्यूट नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। एडजेक्टिव्स नाउन के मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं, वो नाउन की क्वालिटी, स्टेट या कंडीशन बताने के लिए आते हैं, और क्वालिटी, स्टेट या कंडीशन को काउंट नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हो पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत ठंडा है। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो पानी 4 गर्म है या पानी 4 ठंडा है, या ये वाला पानी 5 गर्म है, ये वाला पानी 2 गर्म है, ये नहीं कह सकते ना आप। हाँ, आपने अगर उसकी गर्म ठंडे की कोई यूनिट बनाई हुई है, टेम्परेचर वगैरह, तो उस टेम्परेचर यूनिट को काउंट कर सकते हो। लेकिन अब वो टेम्परेचर यूनिट भी तो एक नाउन हो गई। 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो सेल्सियस है ये तो एक नाउन हो गई ना, एक यूनिट का नाम हो गई है। कहने की बात समझ रहे हैं आप? इसलिए एडजेक्टिव्स में ये काउंट करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, ये इनका फीचर नहीं होता। जब काउंटेबल नहीं है तो फिर इनमें ऐसी आई इसका मतलब नहीं है। अच्छा, ये तो होगी सीधी सीधी बात। 100 रुपी नोट में जो 100 रुपी है ये एक एडजेक्टिव हो रहा है और इसको प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ मैं ए की जगह 2 लिख देता, 2 लिख देता या 4 लिख देता, तो यहाँ पे जो भी लिखा होता 2 या 4 लिखा होता तो ये इस नाउन के लिए लिखा होता, तो यहाँ पर ये नोट का नोट्स हो जाता। लेकिन ये तो तभी भी एडजेक्टिव है, ये ऐसी सिंगुलर में रहेगा, 100 रुपी रहेगा। ये तो सीधे सीधे समझ में आने वाली बात है। चलो इससे रिलेटेड और भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी पीछा तो छोड़ेगा नहीं, बार में फिर किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा रुपी, तो आप क्या समझते हैं रुपी क्या है? एक करेंसी का नाम है रुपी। जैसे रुपी है वैसे डॉलर है। भाई इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम रुपी है, अमेरिका की जो करेंसी है उसका नाम डॉलर है। तो ये है क्या एक्चुअली में? एक नाउन ही तो है, ये डॉलर भी एक नाउन ही है। फिर रुपी एक करेंसी का नाम है, और चूंकि एक नाउन है, नाम है, तो नाउन तो काउंट किए जा सकते हैं। वही कॉमन नाउन है तो काउंट किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या मटेरियल नाउन होता तो काउंटेबल नहीं होता। मिजरेबल तभी भी रहते हैं वो। काउंटेबल में और मिजरेबल में डिफरेंस है। मिजरेबल का मतलब है कि आपने उसको माप लिया, चाहे आप उसको काउंट नहीं कर सकते, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता, बट मीजर तो किया जा सकता है। 5 लीटर वाटर, मिल्क, है ना। फीलिंग्स को काउंट नहीं किया जा सकता, बट मीजर तो किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। इसमें कम फीलिंग्स है, इसमें ज़्यादा फीलिंग्स है, ये फीलिंगलेस है। ठीक है, तो मिजरेबल होना और काउंटेबल होना दोनों डिफरेंट हैं। अब आप इतनी बात समझिए कि जो रुपी है ये एक करेंसी का, एक नेशन की करेंसी का नाम है, हमारे नेशन की करेंसी का नाम है। डॉलर भी यूएसए की करेंसी का एक नाम है। चूंकि करेंसी का नाम है तो एक नाउन है और ये काउंटेबल है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 रुपी। 1 रुपी का मतलब आप जानते हैं क्या होगा? 1 रुपये देते थे बचपन में दादाजी। अब तो 1 रुपये का कोई मोल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 रुपी, तो रुपी तो काउंटेबल है, और इसकी अगर 2 यूनिट हो गई तब तो ये प्लूरल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ लिखा हुआ आना चाहिए था। ठीक है, आप क्या करोगे? रुपी नहीं रुपीज़ कर दोगे। आपके सामने अगर ऐसे लिख दे 5 रुपीज़, 5 रुपी लिख दें, तो आप इसको सही मानोगे? भाई रुपी एक यूनिट है, मेजरमेंट, ये एक करेंसी का नाम है, और वो अगर 5 यूनिट हो गई तो एस लगाया जाना चाहिए, काउंटेबल है, और 5 है तो प्लूरल हो जाना चाहिए, 5 रुपीज़। ठीक है, अब 5 रुपीज़ 20 भी लिख सकते हो आप, ऐसे 20 लिख सकते हो। तो 20 रुपी लिखोगे या 20 रुपीज़ लिखोगे? भाई अगर 20 है, 20 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यही तो है ना। तो ये तो मोर देन 1 हो गया,
मोर देन 1 हो गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब जैसे 20 लिख सकते हो तो यहाँ पर 100 भी लिख सकते हो। 100 भी क्या है, एक नंबर ही तो है। वही 100 का मतलब क्या हो गया, एक से लेकर शुरू तक यही करना पड़ेगा क्या मुझे। लो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 70 80 90 97 98 99 100, बीच में ये मान लो डैश डैश। ठीक है, तो अब ये भी तो मोर देन 1 हो गया। तो 100 एक से ज़्यादा की बात हो रही है, मोर देन 99 की बात हो रही है, और लेस देन 101 की बात हो रही है। तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, रुपीज़ आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा 100 रुपी, 100 रुपी। अब ये रुपी तो एक नाउन है, और ये 100 क्या है भाई। ये तो चलो ठीक है, 100 मैंने एक नंबर लिखा था, जैसे मैंने 20 लिखा वैसे 100 लिखा था। लेकिन अगर मैंने लिखा 100 रुपी, तो रुपी एक नाउन है, 100 क्या है, 100 इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसका कोई मीनिंग है, 100 रुपी का मतलब बता सकते हो क्या है, नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो 100 लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए। ये एक यूनिट तो है, लेकिन ये यूनिट को हमें नंबर बनाना पड़ेगा। इस यूनिट को, ये 100 कोई नंबर नहीं होता है, नंबर होता है 100, 200, 500 एक नंबर होता है। 100 तो एक मेजरमेंट की यूनिट है। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये तो एक मेजरमेंट की यूनिट है। ये यूनिट के नाम है, या एक सर्टेन लेवल को, एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मेजरमेंट में कह दिया जाता है। तो ये यूनिट को हमें नंबर बनाना पड़ेगा, और नंबर बनाने के लिए हमें इसके आगे कुछ न्यूमरल लिखना पड़ेगा। न्यूमरल से मेरा मतलब है 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अगर आप यहां पर लिख देते हो 100, तो ये 100 लिखते ही ये एक नंबर बन गया। और जब ये एक नंबर बन गया तो फिर तो रुपी को रुपीस कर देना चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 की बात हो रही है। वही तो किया था हमने यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई हो तो जरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 200 भी लिख सकते थे, 200 रुपी। तो रुपी करोगे या रुपीस करोगे, रुपीस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 200 की बात हो रही है, मोर देन 199 और लेस देन 201। भाई 200 रुपए का मतलब क्या है, काउंटेबल है ना वो, तो मोर देन 1 है। तो अगर रुपी है आपके पास और वो मोर देन 1 है, तो उसको रुपीस कर दोगे आप। इतनी बात समझ में आ गई। तो जरा ये देखो, मैंने लिखा 100 रुपी नोट। अब इस फ्रेज को जरा ध्यान से देखो, ये जो नोट है, अब ये नाउन हो गया, ये जो नोट है तो नाउन है। अब ये जो रुपी, पिछले एग्जाम्पल्स में ये नाउन हो रही थी, अब ये नाउन नहीं रही, अब ये नाउन मॉडिफायर हो गई। और नाउन मॉडिफायर हो गई तो मतलब ये एडजेक्टिव हो गई। अब एक्चुअली में जो 100 है, ये भी इसी के साथ लिख के आया है। ये पूरा का पूरा 100 रुपी ही एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो 100 रुपी है ना, ये किसी नंबर को नहीं बता रही, अब ये किसी नंबर को नहीं बता रही, अब ये बता रही है एक डिनोमिनेशन को। वहां पर जो 100 रुपीज थी वो एक नंबर हो रहा था, 200 एक नंबर हो रहा था। लेकिन यहां पर ये जो 100 लिखा हुआ है, पूरा भी लिख सकता हूं मैं, एक को मैं हटा दूं, यहां पर 100 रुपी नोट लिख देता हूं। अभी दोबारा लिख दूंगा 1 को, परेशान ना होइए। आपके सामने ये लिखा हुआ है 100 रुपी नोट, ठीक है। अब यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। बस 2 लिखेंगे तो यहाँ पर नोट्स हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो यहाँ पर नोट्स हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ये वही है, डिटर्मिनर है संख्या बताने के लिए।
लेकिन अब आपके सामने 100 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 100 रुपये कोई नंबर नहीं बता रहा है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेशन को। डिनोमिनेशन का मतलब है कि किस फ्रैक्शन में करेंसी है आपकी। जैसे हमारी करेंसी क्या है, 5 का नोट मिल जाएगा, 10 का नोट मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, थोड़े दिनों पहले 1000 का भी होता था, प्रधानमंत्री जी ने गायब कर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे काम का नहीं है, लाओ मुझे दो सारे 1000 के नोट। तो 100 रुपये का 100 रुपये यहाँ पर नंबर को नहीं, एक डिनोमिनेशन को रिफर कर रहा है। और ये इस डिनोमिनेशन का मतलब आप जानते हैं, यहाँ 100 लिखा होगा, यहाँ 100 लिखा होगा, यहाँ बापू बने होंगे चश्मा लगा के, मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है, ये है 100 रुपये का मतलब। तो 100 रुपये यहाँ पे डिनोमिनेशन को रिफर कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को रिफर कर रहा है। नोट हो गया नाउन, और चूंकि ये 1 है तो नोट लिखा जाएगा, 2 है तो नोट्स लिखे जाएंगे। अब ये 100 को वो इस तरह से भी लिख देते हैं, 100, 1 और 100 के बीच में डैश लगा देते हैं वो, है ना। इसको मैं हटाता हूं, यहां पर 100 रुपये नोट, ऐसे भी लिख देते हैं वो, डैश लगा के क्या करते हैं वो, अब 100 रुपये नोट लिख देते हैं। तो यहां पर भी ये क्या है, 100 रुपये का मतलब क्या है, 100 रुपये, ये पूरा का पूरा क्या है, एक डिनोमिनेशन को रिफर कर रहा है। डिनोमिनेशन को रिफर कर रहा है, एडजेक्टिव है तो इसके प्लूरल होने का तो मतलब ही नहीं है। प्लूरल भी बनाओगे तो इसका बनाओगे, और कब बनाओगे, जब ए की जगह 2 हो जाए या 5 हो जाए, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जब इनका नंबर बढ़ जाए, ठीक है, तभी तो बनाओगे। अब ऐसे ही मैं जैसे 100 रुपये नोट लिखा है तो मैं 200 भी लिख सकता था। हमारे यहाँ इंडिया में तो होते हैं ना 200 के नोट, तो मैं लिख सकता था 200 रुपये नोट। अब देखिए, केवल आपके सामने ये इतना लिखा हुआ है, इतनी फ्रेज अगर आपके सामने लिखी हुई है 200 रुपये नोट, तो अगर 2 के साथ डैश लगाया हुआ है, 2 के साथ अगर डैश लगाया हुआ है यहां पर इस तरीके से, तब तो 200 के साथ है, एक ही यूनिट कंसीडर करोगे, 200 को एक ही यूनिट कंसीडर किया जाएगा, और ये 200 को एक यूनिट कंसीडर करोगे तो ये रिफर कर रहा है डिनोमिनेशन को, यानी कि 200 रुपये हो गया। अब ये एडजेक्टिव हो गया पूरा का पूरा, और नोट हो गया नाउन। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देंगे, वो 2 को अलग लिख दिया, 100 को ऐसे लिख दिया, फिर रुपी, फिर नोट। अब केवल 100 रुपये डिनोमिनेशन को रिफर कर रहा है, और ये जो 2 हो गया, अब इसके लिए आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल तो नहीं कहूँगा मैं, डिटर्मिनर हो गया। किसके लिए, नोट के लिए। तो नोट को अब नोट्स करना पड़ेगा। तो एक कंटेक्स्ट पे डिपेंड, देख रहे हो आप कितना चेंज हो जा रहा है मीनिंग में स्ट्रक्चर से। इसी तरह से आप 500 का भी लिख सकते हो, 500 रुपये नोट। अभी जो 500 रुपये है ये डिनोमिनेशन को बता रहा है, डिनोमिनेशन को बता रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। यहां पर ए लिखा हुआ है तो नोट आ गया। मैं ऐसे लिख देता 500 रुपये, तो नोट्स हो जाता, ओके। लेकिन अगर मैं यहां से ये हटा दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 500 रुपये नोट्स, अगर मैंने इस डैश को यहां से हटा दिया, तो यहां पे अगर डिटर्मिनर लिखा हुआ है, तब आप इस 500 रुपये नोट्स को अभी भी डिनोमिनेशन कहोगे, यानी कि ये और ये सेम चीज़ लिखी हुई है, बस मैंने डैश हटा के कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन मैं सही बताऊं ना, ये डैश हटाना अब यहाँ से एक ग्रामेटिकल एरर है,
ग्रामेटिक, अगर ग्रामर के स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट के साथ रहो तो यहाँ पर डैश लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि ये 5 इस 100 का नंबर बताने के लिए नहीं है, अब ये डिनोमिनेशन बताने के लिए है पूरा का पूरा। अगर डिनोमिनेशन बताने के लिए है तो ये एक डिटर्मिनर की तरह यूज नहीं हो रहा है इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, अब ये एक सिंगल यूनिट कंसीडर की जानी चाहिए। तो ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट है और करेक्ट है कि यहां पर डैश लगा होना चाहिए। अगर वो डैश हटा दिया तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि ये जो 5 है ये 100 के साथ मिलकर एक यूनिट बनने के लिए आया है, एक डिनोमिनेशन बताने के लिए आया है, या ये 5 इस नोट को रिफर कर रहा है। चलो आप यहां पर कह दोगे कि सर यहां पर ये 2 डिटर्मिनर लगा हुआ है उन नोट्स की क्वांटिटी बताने के लिए, उसका नंबर बताने के लिए, और ये 5 लगा हुआ है इस 100 के साथ मिलकर डिनोमिनेशन को रिफर करने के लिए। आप यहां पर ये कह दोगे। लेकिन अगर मैंने अब इसको भी हटा दिया तो अब नहीं कह पाओगे, अब इस 5 को उसके साथ ही कंसीडर करना पड़ेगा, और 100 रुपये का मतलब हो गया 100 रुपये नोट, जो अभी मैंने गांधी जी का बना के दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है समझना इन चीज़ों को। बाकी जब एडजेक्टिव चैप्टर में बात करेंगे या जहाँ पर भी ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते होंगे नाउन में या एडजेक्टिव में, तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, सेंटेंस में चलते हैं। हैरी लॉस्ट 100 रुपये नोट यस्टरडे। यस्टरडे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है और एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का है। एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस वर्ब का होना चाहिए, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है पास्ट इंडेफिनिट, एडवर्ब टाइम के हिसाब से सही है। ये हो गया आपका 158 सेंटेंस। 159 पर चलते हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है द आर्टिकल, ये सारे के सारे आर्टिकल डिटर्मिनर ही होते हैं। अब ये डिटर्मिनर लगाया तो किसी नाउन के लिए लगा होगा, कहाँ है वो नाउन, ये लिखा हुआ है, ये नाउन है और ये इसके लिए लगा है आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर। एंड कंजंक्शन लगा हुआ है इसके बाद। अब एंड कंजंक्शन अगर लगा है तो मैं एंड कंजंक्शन के बारे में बता दूं कि ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम सेम रैंक की या सेम सेम ऑर्डर की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब को ऑर्डर में हो, जो को ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर में हो, सेम रैंक में हो, उन स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। और सेम ऑर्डर से सेम रैंक से मेरा मतलब है नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं और क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। अब फ्रेजेस और क्लोजेस में क्या डिफरेंस है इस पर भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो एंड कंजंक्शन है यहाँ पर जोड़ने के लिए आया है, और किसको जोड़ रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है, यानी कि एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को कि ये दो पर्सन हैं अलग अलग, एक है आर्टिस्ट राम, एक है राइटर जिसका नाम है श्याम। तो ये दो अलग अलग पर्सन को जोड़ रहा है या एक ही पर्सन है, ये भी राम ही है। इन दो एक ही पर्सन के दो अलग अलग प्रोफेशंस को जोड़ रहा है। भाई यहां पर देखो ऐसा हो सकता था, राम एंड राधा वेंट टू फॉरेस्ट। ये सेंटेंस जब मैं लिखता हूं तो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर राम एंड राधा नहीं, राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट। ये राधा नहीं, सीता वेंट टू फॉरेस्ट विद राम। तो मैं उनसे कहता हूँ ये वो वाली सीता नहीं है, ये दूसरी है, ये राम भी दूसरा है। तो राम एंड राधा, वो लॉर्ड राम है, वो लॉर्ड सीता है, मैं लॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। राम एंड राधा बोथ आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, राम एंड राधा वेंट टू फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए दो अलग अलग पर्सन को एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। अब मैंने यहां पर लिख दिया आर्टिस्ट एंड सिंगर, या मैं ऐसे लिख दूं माई फ्रेंड
इज एन आर्टिस्ट एंड सिंगर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक ही पर्सन के दो प्रोफेशंस को एंड कंजंक्शन से जोड़ रहा हूं। एंड कंजंक्शन से मैं एक ही पर्सन के दो प्रोफेशन को भी जोड़ रहा हूं। वो आर्टिस्ट भी है, वो सिंगर भी है, वो कुछ और आर्ट भी करता है और वो गाने भी गाता है। तो पर्सन एक ही है लेकिन उस पर्सन के दो प्रोफेशन है। तो अगर मैं दो प्रोफेशन को जोड़ रहा हूं एंड कंजंक्शन से, तो मैं क्या करता हूं, मैं आर्टिकल को कॉमन कर देता हूं। ठीक है, और वह यहां पर भी वही किया गया है। ये जो आर्टिस्ट और राइटर लिखा गया है, ये एक ही पर्सन के दो प्रोफेशन को जोड़ा गया है और एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर आर्टिकल को कॉमन कर दिया गया है। लेकिन अगर इसको लिख दिया जाता द आर्टिस्ट एंड द राइटर, तो अगर आर्टिकल को हमने अलग अलग लिखा है, अगर आर्टिकल को हमने अलग लिखा है, इस द को इसको इस द डिटर्मिनर को लगाया है, इस आर्टिकल को लगाया है इसको डेफिनेट करने के लिए, और इस आर्टिकल को लगाया है इसको डेफिनेट करने के लिए, तो फिर निश्चित तौर पर ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं। आर्टिस्ट कोई और है, राइटर कोई और है, तभी तो उन्हें अलग अलग स्पेसिफिक या डेफिनेट करने की हमें ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं ए बी प्लस ए सी। अब आप क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, आप क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं और बी प्लस सी कर देते हैं। अब ये सी की जगह एंड कंजंक्शन को मान लीजिए, ये प्लस के निशान की जगह एंड कंजंक्शन को मान लीजिए, और ये जो ए है चूंकि दोनों में कॉमन था, तो आपने द आर्टिकल को, जो ए है यहाँ पर आपका इस फॉर्मूले में, इसकी जगह आप द लिख लीजिए। द को आपने कॉमन ले लिया और आर्टिस्ट प्लस यानी कि एंड और राइटर। ये बिल्कुल ये लिखने का तरीका है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये सब कुछ हमसे ही तो रिलेट करता है, लोगों से रिलेट करता है। मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या एनी टाइप ऑफ थियरी कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज हो, सब हम ही से तो रिलेट करता है। तो हम सब एक ही जैसा फॉलो करने लगते हैं। ये जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है या बोला जाता है मैथमेटिक्स में, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक ही बार लिखा जाता है, और जो चीज़ अनकॉमन होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिखा जाता है। तो एक ही पर्सन के दो प्रोफेशन को जोड़ा गया है, द आर्टिकल दोनों में सेम था तो उसको कॉमन कर दिया गया। अगर दोनों को अलग अलग लिखा जाता, इट मीन्स हमें ये ज़रूरत पड़ रही है दोनों को अलग अलग डेफिनेट या स्पेसिफिक करने की, दोनों पर्सन अलग अलग होते। यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, चूँकि अब ये नाउन है पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज है, और एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गई सिंगुलर। अब ये अगर सिंगुलर हो गई तो इसके साथ लगा हुआ है हैज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं यहां से। ठीक है, ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है और यहां पर होगी ये नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर है नहीं। कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब यहाँ लगी होती, ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन यहाँ पर होती। इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट ही है। अब सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। कैसे पता चला मुझे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब के साथ आई है। मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है। कैसी है, एक्शन नेचर की है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है। डाई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, खुद तो मरा होगा, उसने मारा थोड़ी होगा किसी को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये सब्जेक्ट एक ही था, एक ही पर्सन था, तो ये सिंगुलर है, इसको हैज ही रहने दोगे, आप इसको हैव नहीं करोगे। और आपकी यही अंडरस्टैंडिंग चेक की थी इस सेंटेंस को लिखकर एग्जामिनर ने। ये हो गया आपका 159 सेंटेंस। चलते हैं अगले सेंटेंस पर, अगले कॉन्सेप्ट पर। 160, Scarcely had it stopped raining when I started to my college. अब ये स्कार्सली लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो स्कार्सली है ये एडवर्ब है, और इसका मतलब है ऑलमोस्ट नॉट। ये एक्चुअली में इसका एक मतलब है, इसके दो चार मतलब और भी हैं।
चलिए इस पे खुल के बात कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको जीवन भर के लिए। स्कार्सली, ये एक एडवर्ब है और एक इसका मीनिंग है ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट या सर्टेनली नॉट के मीनिंग में भी आ जाता है, ये ज़्यादा यूज होता है ऑलमोस्ट नॉट। दूसरा इसका मीनिंग है ओनली जस्ट, ओनली जस्ट के मीनिंग में भी ये आ जाता है। तीसरा इसका मीनिंग है जस्ट बिफोर के मीनिंग में भी ये आ जाता है, जस्ट बिफोर समथिंग एल्स, जस्ट बिफोर समथिंग एल्स। ठीक है, ये 3 इसके मुख्य मीनिंग है, इसके अलावा कहीं 1-2 जगह और आ सकता होगा, लेकिन ये मुख्य मीनिंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, के पर्सपेक्टिव से इनको समझना जरूरी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये चलिए रुकिए, पहले इनके मीनिंग से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। मतलब किस तरह से ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर में फिट होता है और किस मीनिंग में आता है। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा है यहाँ पर, सी was scarcely able to meet any guest. She was scarcely able to meet any guest. तो यहाँ पर scarcely का मतलब क्या है? यहाँ पर scarcely का मतलब है almost not, है ना। She was almost not able to meet any guest. जितने भी मेहमान आते रहते हैं वो किसी से जो है उतनी एबल नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती, है ना। नॉट एबल मतलब इनकैपेबल, इनकैपेबल तो नहीं कह सकते, अनेबल। सी वाज अनेबल टू मीट एनी गेस्ट, यही तो है इसका मतलब। या सी वाज ऑलमोस्ट अनेबल टू मीट एनी गेस्ट। तो यहाँ पर स्कार्सली का मीनिंग है लगभग ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट नॉट, और ये एडवर्ब है और ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव से पहले लगा है और ये हो रही थी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब ने इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लिया, इस सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट नोट वाला या सर्टेनली नोट वाला एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए और ये किस तरह से यूज हो सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ सी वाज स्कार्सली 18 when सी डेब्यू। डेब्यू का मतलब पहली बार किसी चीज़ को करना, या पहली बार कोई, जैसे कोई प्लेयर होता है वो मैच, जब पहला मैच खेलता है उसको डेब्यू कहते हैं। कोई एक्टर होता है वो पहली मूवी में जो है उसको उसकी डेब्यू मानी जाती है, तो उसको डेब्यू कहते हैं, ओपनिंग करना अपने करियर की। सी वाज स्कार्सली 18 व्हेन शी डेब्यू। तो यहाँ पर स्कार्सली का मतलब है ओनली या जस्ट ओनली, ठीक है, या ओनली जस्ट। सी वाज ओनली जस्ट 18 व्हेन शी डेब्यू। ठीक है, यहाँ पर स्कार्सली ओनली जस्ट के मीनिंग में यूज हुआ है। और देख लेते हैं कैसे यूज हो सकता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, सी हैड scarcely put on her clothes when the doorbell rang। रिंग की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, रिंग की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ किया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम देखें, ये हमारी टाइम लाइन है, ये वो पॉइंट है, ये हमारी टाइम लाइन है, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर, ठीक से मैं बना देता हूँ टाइम लाइन को, जिस तरह से नंबर लाइन होती है उसी तरह से ही हमारी टाइम लाइन है। जिस तरह से नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम टाइम लाइन पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हमारी टाइम लाइन, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस सेंटेंस को मैंने या किसी ने किसी से कहा, और इसको कहा जाता है रिपोर्ट टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। इससे पहले के
सारा टाइम पास्ट और इससे बाद का सारा टाइम फ्यूचर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जरा देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ये वाला व्हेन द डोर बेल रैंग वाला व्हेन क्लोज वाला जो एक्शन है, ये यहाँ पर कहीं पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ होगा। कहाँ हुआ होगा ये पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है व्हेन द डोर बेल रैंग। अब यहां पर ये जो स्कार्सली लगाया, देखिए पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर हर क्लोथ, है ना। पुट ऑन का मतलब होता है, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, आपने पढ़ी होगी जब आप प्रीवियस ईयर के वोकैब वगैरह तैयार करते हो। तो पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर हर क्लोथ्स। तो यहाँ पर जो स्कार्सली है, इसका मतलब ऑलमोस्ट नॉट नहीं है, इसका मतलब है जस्ट बिफोर इट। इस वाले एक्शन से जस्ट बिफोर, यानी कि जस्ट बिफोर द व्हेन क्लोज वाला एक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश बोल रहा हूं या हिंदी, समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। ये जो व्हेन क्लोज से जिस एक्शन को बताया गया है, व्हेन क्लोज के द्वारा एक टाइम क्लोज को लिख के या टाइम क्लोज के द्वारा जिस टाइम को रिफर किया गया है, उस टाइम से जस्ट बिफोर। ठीक है, जस्ट बिफोर इट, इस पॉइंट से जस्ट बिफोर। तो इस पॉइंट से जस्ट बिफोर की बात हो रही है, तो इसीलिए उसने इस कंप्लीशन को भी दिखाया है। अगर ये एक्शन इस पॉइंट से जस्ट बिफोर हो गया, तो इसीलिए यही चीज को, इस कंप्लीशन को रिफर करने के लिए यहाँ पर क्या लगाई गई है, परफेक्ट स्टेट लगाई गई है। ये भी परफेक्ट है, ये पुट भी परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब और पुट लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती है। ठीक है, अब चूंकि ये एडवर्ब था तो ये आ गया इस पुट ऑन से, मेन वर्ब से पहले। तो यहां पर स्कार्सली लगाया गया है जस्ट बिफोर को रिफर करने के लिए, और जस्ट बिफोर मतलब किससे बिफोर, इस वाले पॉइंट से बिफोर। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, जो व्हेन क्लोज के द्वारा, इस टाइम क्लोज के द्वारा रिफर किया गया है। जिस टाइम को इस टाइम क्लोज के द्वारा रिफर किया गया है, उस टाइम से जस्ट बिफोर। ये हो गया स्कार्सली का तीसरा मीनिंग। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, अगर स्कार्सली लगा है तो स्कार्सली को इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आप सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट कर लेते हैं या नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट कर लेते हैं, स्कार्सली, ये हो गया नेगेटिव एडवर्ब। देखिए भले सी वो जस्ट बिफोर के मीनिंग में आ गया, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है वो एक नेगेटिव एडवर्ब की तरह ही है, और नेगेटिव एडवर्बियल ही बोला जाता है इसको, नेगेटिव एडवर्बियल या एडवर्ब ही बोला जाता है इसको। इसके जैसे और भी होते हैं कई, जैसे नेवर, नेवर भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, नोट भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, सेल्डम भी एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग है, सेल्डम का मतलब है ऑलमोस्ट नेवर, तो ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है। और रेयरली भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, बेयरली, स्कार्सली तो हम समझ ही रहे हैं, हार्डली। ठीक है, नोट तो मैंने लिखवा ही दिया, नॉट ओनली, और नो सूनर, एक लिटिल आ जाता है, लिटिल। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव एडवर्ब्स है। नेगेटिव एडवर्ब्स एज ए एडवर्ब जो नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करके चलते हैं। तो अगर ये नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, जैसे कि मैं ये सेंटेंस लिखने वाला हूं, तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड रखते हैं, इन्वर्जन फॉर्म में रखते हैं, यानी कि उल्टी फॉर्म में रखते हैं। नेगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो आप लिखते हैं स्कार्सली एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लिखते हैं आप सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं आप सब्जेक्ट, जैसे हमारा क्या था सी, फिर लिखते हैं आप मेन वर्ब, जैसे हमारे सेंटेंस में क्या थी पुट ऑन, फिर बाकी डेकोरेटिव चीज़ें, पुट ऑन हर क्लोथ्स, बाकी सारा का सारा ऐसे ही। ये तो टाइम क्लोज है तो ऐसी रहेगी, व्हेन द डोर बेल रैंग।
अब ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल है, यूजुअल है, एकदम सही स्ट्रक्चर है, बस ये थोड़ी सी आर्टिस्टिक है, पोएटिक मैनर में, सेंटेंस को पोएटिक मैनर में लिखने का एक तरीका है। हमने पिछले वाला सेंटेंस हमारा यही था, इसका और इसका सेम मीनिंग है, बस स्ट्रक्चर सेम है, ये असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है और ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी हुई है, उल्टी फॉर्म में लिखी हुई है। ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक या पोएटिक मैनर कहा जाता है, एक पोएटिक तरीका या आर्टिस्टिक तरीका कहा जाता है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस सेम है और एक ही जैसा मीनिंग है, एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं। इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब वापस अपने सेंटेंस पर आ जाते हैं। ये लिखा है आपके सामने स्कार्सली, देखिए फिर इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ की गई है, हैड हेल्पिंग वर्ब, इट हो गया सब्जेक्ट, स्टॉप्ड हो गई मेन वर्ब, और ये एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को एक नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वर्ब लिखी है, एक्चुअली में वर्ब नहीं लिखी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, जो कि एक जीरेंड है, और जीरेंड नाउन होते हैं। देखो मैंने लिखा आई लाइक कॉफी, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया एक नाउन, सही है, डाइजेस्टेबल बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक नाउन, और नाउन लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँ आई लाइक स्विम, अब लाइक है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब, तो वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब को नाउन बनाओ ना। तो वर्ब को नाउन बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। वर्ब को अगर नाउन में बनाना है, वर्ब को अगर कोई वर्ब लिखी हुई है और हमें उस वर्ब का नाउन बनाना है, जैसे इस सिचुएशन में लाइक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन का तो यहाँ पर स्कोप नहीं है, नाउन का स्कोप है लेकिन लिखी हुई है वर्ब। तो वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो उसको इन्फिनिटिव बना दो, टू स्विम कर दो, या फिर स्विमिंग कर दो। अब ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों बन तो गए नाउन, इन्फिनिटिव भी नाउन हो जाते हैं और जीरेंड तो होते ही है नाउन, लेकिन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या मीनिंग में इनके डिफरेंस होता है, क्या कंटेक्स्ट में डिफरेंस होता है, 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखो टू स्विम या इन्फिनिटिव तब लगाया जाता है जब जो एक्टिविटी है वो इस मेन वर्ब के बाद होने वाली एक्टिविटी हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा आई वांट टू स्विम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आई स्टॉप्ड स्विमिंग। अब ये जो स्विमिंग है ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट हो रही है किसका, स्टॉप्ड ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब थी स्टॉप, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने स्विमिंग जीरेंड को नाउन बना दिया और स्विमिंग वर्ब को जीरेंड बना दिया और नाउन बन गई वो, और फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गई। यहाँ पर वांट भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने क्या किया 2 + V1 इस इन्फिनिटिव को नाउन बना दिया और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वांट ट्रांजिटिव वर्ब का। लेकिन यहाँ पर हमने टू स्विम लिखा और यहाँ पर हमने स्विमिंग लिखा, ये इसलिए क्योंकि ये जो टू स्विम वाली जो एक्टिविटी होती है, यानी कि ये जो इन्फिनिटिव वाली जो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो इन्फिनिटिव वाली जो एक्टिविटी होती है ये होती है इस मेन वर्ब के बाद वाली एक्टिविटी। मैं अभी चाहता हूँ लेकिन चाहने के बाद ही तो स्विम करूँगा, समझ रहे हैं बात को। ये जो स्विम है, देखो नाउन तो ये भी बन गया टू स्विम भी, और नाउन ये भी बन गया जीरेंड भी, लेकिन ये जो इनमें इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो इन्फिनिटिव में जो वर्ब लगी है, ये जो एक्टिविटी होगी टू स्विम में, स्विम वाली जो एक्टिविटी होगी ये वांट के बाद वाली एक्शन हो,
वांट के बाद वाला एक्शन होगा, वांट के बाद वाली एक्टिविटी होगी, यानी कि चाहूँगा पहले, स्विम बाद में करूँगा। लेकिन अगर हम जिरेंड लगा रहे हैं तो जिरेंड जो होती है वो या तो स्टॉप के साथ वाली एक्टिविटी होगी या उससे पहले की एक्टिविटी होगी, यानी कि स्विमिंग पहले से चल रही है, रोका गया स्विमिंग को। अगर स्विमिंग को रोका गया है तो वो तो पहले से चल रही होगी। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि पहले से चल रही होगी तो उसको हम जिरेंड फॉर्म में लिखेंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मेन वर्ब के बाद में होगी तो उसको इन्फिनेटिव में लिखा जाएगा। तो यहाँ ये डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए टू रेन नहीं लिखा हमने लिखा है रेनिंग। वो इसीलिए क्योंकि स्टॉप किया गया है अगर रेनिंग को, तो रेनिंग पहले से चल रही होगी और पहले से चलने वाली एक्टिविटी को उस मीनिंग को जिरेंड कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस है। बाकी इसके बारे में डिटेल में जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तो इतना खोल के पढ़ाता हूं मैं नॉन फाइनाइट वर्ब को, जिरेंड को, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन सब चीज़ों को, कि जीवन में कभी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग। अब ये जो व्हेन कंजंक्शन लगा हुआ है, कंजंक्शन तो है क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, लेकिन रिफर किसको करता है? टाइम को। देखिए व्हेन एडवर्ब भी हो जाता है, लेकिन एडवर्ब होगा तो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। लेकिन अगर दो क्लोजेस को जोड़ रहा है तो नॉर्मली ये यूजुअली कंजंक्शन की भूमिका में रहना चाहिए, और कंजंक्शन की भूमिका में है। कंजंक्शन है तब भी टाइम को ही रिफर करता है, एडवर्ब होता तो भी टाइम को ही रिफर करता। ठीक है, तो कंजंक्शन है और टाइम को रिफर कर रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, कंजंक्शन ने दो क्लोजेस को जोड़ दिया। अब ये जो कंजंक्शन लगाया गया है व्हेन, जिस क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाया गया है उस क्लोज के द्वारा टाइम को तो रिफर किया जाएगा, तभी तो व्हेन कंजंक्शन से क्लोज जोड़ी गई है। चूंकि वो क्लोज टाइम को रिफर करने के लिए लगाई गई है इसीलिए उसको व्हेन कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो व्हेन और फिर ये आई लिखा हमने, आई हो गया प्रोनाउन और ये एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होने का तो यहां पर स्कोप नहीं है। स्टार्टेड हो गया मेन वर्ब, और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्चुअली में ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। ठीक है, आई स्टार्टेड समथिंग, आई स्टार्टेड माई बाइक, आई स्टार्टेड भी इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकता हूं मैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं शी स्टार्टेड हर बाइक, ऐसे भी लिख सकता हूं शी स्टार्टेड। ठीक है, फॉर मार्केट। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पर ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी चीज को स्टार्ट नहीं किया गया, उसने खुद को ही स्टार्ट किया, अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया। और मूवमेंट को स्टार्ट करने का उसका जो पर्पस था, ये जो प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट, ये फॉर लगाई जाती है पर्पस या रीजन बताने के लिए। तो यहां पर यही गलती है, यहां पर प्रीपोजिशन की गलती है। यहां पर टू ना होके, सेंटेंस तो ये रहा हमारा, यहां पर टू ना होके फोर हो जाएगा, क्योंकि देखिए टू लगाया कब जाता है। अब देखिए टू क्यों गलत हो गया, फोर क्यों सही हो गया, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए टू लगाया जाता है डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने यहां से शुरुआत की जर्नी की और यहां तक मुझे जाना है, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है। तो मैं क्या लगाऊंगा? टू, इस पॉइंट को रिफर करने के लिए। जैसे मैं कहूं दे वेंट टू, ये मान लो पार्क है, दे वेंट टू पार्क। तो ये पार्क क्या है? मेरा लास्ट पॉइंट है मेरी जर्नी का। यहां से स्टार्ट करके ऐसे ही तो गया मैं, तो इस डेस्टिनेशन को, इस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए टू लगाया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो स्टार्ट किया है उसने खुद को स्टार्ट किया है,
व्हेन आई स्टार्टेड, तो यहाँ पर यहाँ किसी लास्ट पॉइंट को रिफर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर खुद को स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, यहाँ पर पर्पस को रिफर किया जा रहा है। अगर पर्पस को रिफर किया जा रहा है तो पर्पस के बाद आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और पर्पस के लिए आना चाहिए फॉर। टू यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गए आपके 160 सेंटेंस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स अपने सेंटेंसेस, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।